जय हिंद। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 3। इससे पहले हमने भाग 1 जो कि आर्टिकल 1 से 4 था और भाग 2 जो कि आर्टिकल 5 से 11 था उसको अपलोड कर दिए हैं। आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान का भाग 3। भारतीय संविधान में कुल भागों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। भाग 3 से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एज कम्पेयर टू अदर आर्टिकल्स। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 3 की। देखिए, सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि किस भाग को हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं। तो भाग 3 को हम लोग मैग्ना कार्टा बोला जाता है। यानी किस भाग को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है? तो भाग 3 को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। क्यों? देखिए, फ्रांस के लैंग्वेज में मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है फंडामेंटल राइट्स। जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स का अर्थ क्या होता है? मूल या मौलिक अधिकार। उसी तरह फ्रांस के लैंग्वेज में हमारा अधिकार यानी जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हम लोग मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं। हालांकि सबसे पहले मैग्ना कार्टा का यूज इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हम लोग हिंदी में मूल या मौलिक अधिकार बोलते हैं। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा अमेरिका से आया है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से आया है। ठीक है, यानी किस हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, हमारा जो मूल्य अधिकार है उसको प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? उसको निलंबित कर सकता है। यानी निलंबित करने का जो पावर है वो किसके पास है? वो है प्रेसिडेंट के पास। निलंबित का मतलब हुआ कि वो टेम्पोररी हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसको हटा सकते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध हुआ और हम कुछ लड़कों के साथ गए और बोल रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो इससे क्या हुआ? देश विरोधी हम हुए। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि राष्ट्रपति हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो छीन सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं निलंबित। यानी वो क्या कर सकते हैं? टेम्पोररी हटा सकते हैं। हमारा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको टेम्पोररी हटा सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं, कुछ दिन के लिए, कुछ महीनों के लिए हटा सकते हैं सिर्फ। लेकिन जो प्रतिबंध, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं एबोलिश। इसको एबोलिश का मतलब होता है हमेशा के लिए। ठीक है, तो हमेशा के लिए हमारा फंडामेंटल राइट्स कौन हटा सकता है? वो हटा सकता है संसद। जैसे 3 तलाक, मुस्लिम पुरुष को ये अधिकार था, लेकिन उस एक पर्दे के पीछे बहुत सारी महिलाओं पर जुर्म हो रहा था, तो उसको कौन हटा दिया? उसको हटा दिया संसद। 3 तलाक खत्म हो गया। ठीक है, तो हमेशा के लिए कौन हटा सकता है? संसद। लेकिन कुछ समय के लिए कौन हटा सकता है? प्रेसिडेंट। ठीक है, लेकिन इसका रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। जैसे अभी बीजेपी पार्टी है भारत में, वो कोई कानून पारित कर दिया कि जो भारतीय नागरिक है वो अदर जो भी पार्टी है उसको वोट नहीं देगा। तो हमारा इसमें फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया। डेमोक्रेसी का अर्थ ही क्या हुआ? हमारा जो मूल्य अधिकार है उसको तो खत्म कर दिया। ठीक है, तो हम कहाँ जा सकते हैं? हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से जो भी पास पड़े हम वहाँ पर चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 12 क्या बोलता है। अनुच्छेद 12 एक परिभाषा देता है। परिभाषा क्या देता है? सबसे पहले समझिए कि जो स्टेट है ना, स्टेट, तो भारतीय संविधान में स्टेट का मतलब राज्य नहीं है। भारतीय संविधान में स्टेट का मतलब हर वो इंडियन अथॉरिटी जो कानून बना सकता है उसको हम स्टेट बोलेंगे। जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, जैसे हमारा ग्राम पंचायत हो गया। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर जाए तो इलेक्ट्रिक बोर्ड कानून बना सकता है, जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का हेड है। ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन का जो हेड है वो कानून बना सकता है। यानी आर्टिकल 12 यही बोलता है कि कोई भी इंडियन अथॉरिटी ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे भारतीय नागरिक का उसका फंडामेंटल राइट का हनन हो। यानी फंडामेंटल राइट्स हमारा छीन जाए ऐसा कानून कोई भी इंडियन गवर्नमेंट नहीं बनाएगा। यह आर्टिकल 12 साफ साफ बोल देता है। लेकिन साथ में ये भी बोलता है कि इसको डराने के लिए, यानी भारतीय लोग को डराने के लिए कुछ कानून बना सकते हैं। जैसे अगर गांव में आप रहते हैं तो देखे होंगे कि बहुत सारे लोग करते क्या है कि जो लाइन का होता है ना, लाइन, उसको पोल में से एक ऐसे कुंडी बनाकर ऑक्सी फंसा लेते हैं। और जब उनको पता लगता है कि चेकिंग करने वाला आ रहा है, खड्डे निकाल कर रख लेते हैं, बोलते हैं कि हम तो जला ही नहीं रहे हैं।
ठीक है, तो ये भी तो गलत है, हम भी तो गलत कर रहे हैं। तो आर्टिकल 12 यही बोलता है कि भारतीय सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो, लेकिन हमको डराने के लिए और देश और समाज को मतलब एक सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ कानून बना सकती हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 12। अब हम आर्टिकल 13 और 14 को समझते हैं। देखिए हमारा आर्टिकल 13 और 14 क्या कहता है। आर्टिकल 13 बोलता है अल्पीकरण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं डिरोगेशंस। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो मूल अधिकार है, अगर हमारे मूल अधिकार से दूसरे को तकलीफ है तो फिर वो हमारा मूल अधिकार ही नहीं रहा। इसी को बोलते हैं क्या, डिरोगेशंस। अगर हमसे किसी को तकलीफ है, अब हमको फ्रीडम टू स्पीच है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो हम किसी को गाली दे देंगे, हम किसी को माँ को बुरा भला बोल देंगे, ये तो नहीं हमको छूट मिला है, फंडामेंटल राइट टू स्पीच मिला है। तो अब कुछ भी नहीं ना आप स्पीच में बोल देंगे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डिरोगेशंस, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है इनकॉन्सिस्टेंट। इनकॉन्सिस्टेंट मीन्स असंगत, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उससे किसी दूसरे को तकलीफ है, जैसे हमारे पास बाइक चलाने का अनुमति है, ठीक है, हमारा यह अधिकार है कि हम कहीं भी बाइक चला सकते हैं, तो हम किसी के घर में ढुका देंगे, घर में नहीं ना ढुका देंगे, ठीक है। यानी हमारे फंडामेंटल राइट से अगर दूसरे को तकलीफ है तो उसी को बोलते हैं क्या, इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकॉन्सिस्टेंस। और थर्ड बात कहता है हमारा आर्टिकल 13 कि संविधान के पहले वाले कानून, यानी संविधान लागू होता 26 जनवरी 1950, तो इससे पहले भी तो कानून बने हैं, यानी संविधान लागू होने के पहले वाले कानून भी रहेंगे, लेकिन ऐसा कानून नहीं रहेगा जिसमें भारतीय नागरिक का जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन हो, ठीक है। ये हमारा कौन बोलता है, आर्टिकल 13। और संविधान के बाद भी, यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी, यानी संविधान लागू होने के बाद भी ऐसा कोई कानून नहीं बनेगा जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट हो, यानी ख़त्म हो, ठीक है। यानी संविधान यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लागू होने के पहले का कानून तो रहेंगे, लेकिन उसमें का ऐसा कानून नहीं रहेगा जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन कर। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान लागू होने के पहले के कानून तो रहेंगे, लेकिन जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स का हनन हो वो कानून नहीं रहेंगे। और संविधान लागू होने के बाद यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन के बाद भी अगर ऐसा कानून भारतीय गवर्नमेंट नहीं बनाएगी जिससे हमारा फंडामेंटल राइट्स अफेक्टेड हो, 3 तलाक भी हटा दिया गया, ठीक है। अब अनुच्छेद 12 क्या कहता है, कानून के समक्ष समानता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है। अब देखें जहाँ जज फैसला सुनाते हैं उसके बगल में एक लेडीज खड़ी रहती है ऐसे तराजू लेकर, और उसके आंख पर ऐसे पट्टी बांधी रहती है। मतलब इस किसका पहचान है कि हमारे सामने प्रधानमंत्री है कि एक रिक्शा चालक ड्राइवर है, हमको नहीं दिखता है, ठीक है। हमारे सामने राष्ट्रपति है या कोई होटल का एक नौकर है, हमको नहीं दिखता है, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका सबसे पहले बात कौन बोला था, AVD से, ठीक है। ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन सोचिए तो एक 20 साल या कोई 50 साल का आदमी है, वो किसी का मर्डर करता है, और कोई 10 साल का लड़का किसी का मर्डर करता है, क्या दोनों को सेम सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ये कौन बोला, अमेरिका बोला कि कुछ डिफरेंस देना चाहिए, ठीक है। कोई 10 साल का लड़का कानून जुर्म करे और कोई 50 साल का लड़का आदमी करे, क्या दोनों का सजा सेम होना चाहिए, यहाँ पर कुछ डिफरेंस होना चाहिए। यानी कानून का समान संरक्षण, कुछ समानता, कुछ डिफरेंस, कुछ क्लासिफिकेशन होना चाहिए, यानी इक्वेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, सॉरी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या हो इसका मीनिंग क्या हुआ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका क्या हुआ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। यानी कुछ हम डिफरेंशिएशन और कुछ हम क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी जो 10 साल का लड़का है उसको हम कुछ छूट दे देंगे, और जो 50 साल का आदमी है उसको हम छूट नहीं देंगे, यानी थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस होगा। यानी भारत में ये जो सेकंड वाला है वो 80% काम करता है और ये
20% काम करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भारत में ये 80% करता है और ये 12% करता है। भारत में जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है, अगर वो किसी का मर्डर भी करते तो उनको कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई भी उनको सजा नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन जब तक वो पोस्ट पर है, ठीक है, क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास, क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 71 का पावर है, वो खुद साइन कर माफ कर लेंगे। वैसे ही राज्यपाल है, क्या है? राज्यपाल, उसके पास भी 162 में ये दर्ज है, वो खुद से साइन कर अपना सजा माफ कर सकता है। लेकिन अगर वो पोस्ट से हट गया फिर उसको हम सजा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14। अब समझते हैं आर्टिकल 15 और 16। ये आर्टिकल 15 कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति से, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या कोई अदर व्यक्ति हो, दूसरे व्यक्ति के 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर वो भेदभाव नहीं कर सकता है। लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। जैसे आपने देखे होंगे कि बहुत सारा हेवी मशीन्स लगा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर तो पुरुष ही काम कर सकते हैं, महिलाओं को तो अब वहाँ पर हेवी लोड उठाना है तो अब महिलाओं को नहीं भेज सकते। तो अब महिलाएं बोलेगी कि हमको अधिकार नहीं मिल रहा है, भेदभाव हो रहा है। अरे भाई, वो तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। उसी तरह हम दिए थे मूला कर्मा, ठीक है। दलित महिलाओं को क्या हो रहा था, उसका स्थल लंगर, जो दलित महिलाएं थी उनका जो स्थल था उसको नंगा रखना पड़ता था, ठीक है। अगर नहीं रखते तो उनको टैक्स देना पड़ता था। तो जो भेदभाव है उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम कर सकते हैं। आर्टिकल 16 बोलता है कि लोक नियोजन की समानता, यानी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी अब यहीं पर बात आ जाता है आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं। देखिए, जिसको आरक्षण मिलता है वो बोलता है कि बहुत अच्छा है, मिलना चाहिए। जिसको नहीं मिलता है वो बोलता है कि नहीं, ये गलत है। देखिए, हमको आरक्षण नहीं मिलता है क्योंकि हम जनरल कैटेगरी से आते हैं। मेरा जो टाइटल है वो है प्रधान, ठीक है। हम जनरल कैटेगरी से आते हैं, लेकिन आरक्षण मिलना चाहिए। अब पूछेंगे कि क्यों? देखिए, हिंदुस्तान में बहुत सारे वर्ग के लोग रहते हैं कि नहीं रहते हैं। कोई नीच जात के रहता है, कोई ऊंच जात का, बहुत धनी होता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि आप जो आगे बढ़ रहे हैं आप बढ़िए, हम उसमें रोक टोक नहीं करेंगे। लेकिन ये जो दलित है, जो निचला पिछला वर्ग है, हम इसको थोड़ा उठा देंगे, क्योंकि ये जब उठ जाएगा तो हम इसको लेवल में ला सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं सरकार कि आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, आप बढ़ते जाइए, हम कुछ नहीं लेकिन जो पिछला वर्ग है हम इसको थोड़ा सा पुशअप कर देंगे, ठीक है, जिससे हमारा इक्वलिटी बना रहे, ठीक है। हमारा समाज, हमारा देश एक सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। हम बराबरी में ला देंगे, ठीक है। तो आरक्षण मिलना चाहिए। अगर आरक्षण खत्म करना है तो जाति खत्म कर दीजिए, खत्म। जब तक जाति रहेगा तब तक आरक्षण रहेगा, ठीक है। आरक्षण खत्म करना है ना तो आप जाति को ही खत्म कर दीजिए, आरक्षण अपना आप खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोलता है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। आरक्षण हमारा किस आधार पर मिलता है? 3 आधार पर मिलता है। आरक्षण हमें 3 आधार पर मिलता है। जाति के आधार पर, अगर कोई पिछला जाति का है तो उसको आरक्षण मिलता है। लिंग के आधार पर, कहीं कहीं महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा मार्क्स की ज़रूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर मेरा मार्क्स आ गया 500 और किसी महिला भी एग्ज़ाम दिए और उसका नंबर आ गया 490 तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। किस लिंग के आधार पर उसको आरक्षण मिल गया। और एक होता है स्थान के, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मध्य प्रदेश और उधर के एरिया में एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर अच्छे तरह से खाना अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वहाँ के बच्चे जब आर्मी में जाते हैं तो उनका जो हाइट होता है उसको कम कर दिया जाता है। उनका जो रिटन एग्जाम होता है उसका जो मेरिट होता है उसको भी कम कर, मार्क्स जो होता है कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो स्थान के नाम पर भी थोड़ा भेदभाव मतलब आरक्षण किया जाता है, ठीक है। जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और स्थान के आधार पर आरक्षण सही है बाबू, ठीक है। देखिए, आप समझते हैं आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 बोलता है अनटचबिलिटी, छुआछूत। अभी भी गांव में यह प्रथा कहीं कहीं चलता है। तुम
छोटे जात के हो तुम नीचे बैठो, ठीक है। छुआछूती, अरे अरे तुम हो। देखिए उदाहरण देते हैं, एक कोरोना का मरीज है, ठीक है। अगर किसी को मालूम चल गया इसको कोरोना हुआ है तो कोई इसके पास जाएगा? नहीं जाएगा। इसी तरह पहले एक होता था अनटचबिलिटी यानी छुआछूत। अगर किसी को लेप्रोसी हो गया, यानी वो क्या होता है, उसको लेप्रोसी का हिंदी होता है कोढ़ीन बोला जाता है, ठीक है। अगर वो हो गया तो उसको कोई छूता नहीं था, ठीक है। उसी को क्या बोलते थे? अनटचबिलिटी। इसको 1955 में अपराध के दायरे में ला दिया गया कि अगर आप करते हैं तो इसको एक अपराध की श्रेणी में आप आएंगे, ठीक है। इसको 1955 में क्या ला दिया है? अपराध की श्रेणी में। और 1989 में इसको सख्त कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल। अब महाराजा कमल सिंह नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। महाराजा आप यूज नहीं कर सकते हैं, राय बहादुर नहीं यूज कर सकते हैं, राय यूज नहीं कर सकते हैं, नाइटवुड नहीं यूज कर सकते हैं, सर नहीं यूज कर सकते हैं, या कोई भी विदेशी नाम आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उपाधियों का अंत। अब नेशनल अवार्ड आपको भारत रत्न मिला, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए कि राम बाबू है, तो अब राम बाबू को कोई भारत रत्न मिला, तो अब वो नहीं लिखे भारत रत्न राम बाबू, नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। लिखेंगे तो उन पर क्या हो जाएगा? दर्ज हो जाएगा केस, और क्या होगा? नेशनल अवार्ड पर हम क्या सरनेम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन एंड रैंक इसमें आप लिख सकते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, डॉक्टर राम बाबू, डॉक्टर इंजीनियर बाबू, और सॉरी इंजीनियर बाबू, ठीक है। तो इंजीनियर आपको रैंक मिला है, या आप कोई प्रोफेशन है, डॉक्टर है, वो आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप नेशनल अवार्ड में लिखते हैं तो वो गलत है, ठीक है। तो आर्टिकल 70 बोलता है अनटचबिलिटी को खत्म करो, और आर्टिकल 18 बोलता है कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि अगर हम 35 तक पढ़ाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।